नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण ठाकुर इतिहास एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे भी आपने 2 से 3 प्रीवियस वीडियोस देखे हैं और वीडियोस में हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात कर रहे थे, यानी जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स हैं, उनमें वो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जहाँ से बार बार आपसे क्वेरीज होती है। तो मैंने कोशिश की थी आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर्स को देख करके कि जो अधिकतर क्वेश्चन जिन आर्टिकल से पुटअप होते हैं आपको वो आर्टिकल्स आपको जो है वो बताए जाए और समझाए जाए। ये कोशिश मेरी आपके साथ रही है, ठीक है ना। तो आज वो सीरीज का 3rd वीडियो है, वो आपके साथ बेटा शेयर किया जा रहा है, ठीक है ना। और ये कंक्लूजन होगा, यानी जितने भी आपके आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे आर्टिकल्स आज आपके साथ शेयर किए जाएंगे। इससे पहले कि मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करूँ, 2 मिनट आपसे बात करनी है। कभी कभी बेटा क्या होता है कि पढ़ाते वक्त हम लोग जैसे कहीं पे नियुक्ति बोलना है, मैं निर्वाचन बोल गया, कहीं पे आर्टिकल थोड़ा सा मिस हो गया, तो अगर किसी मेरे किसी वीडियो में ऐसी कोई गलती है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और उसको मैं डे बाय डे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। यानी अगर मैं नियुक्ति को निर्वाचन बोल दिया, निर्वाचन को नियुक्ति बोल दिया, होता क्या है कि जब आप फ्लो में बोल रहे होते हैं बेटा तो कुछ चीज़ें आपसे हो जाती है ना। हालांकि मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि ऐसा ना हो। तो चलिए, हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में आपके पार्ट 1, 2, 3, 4 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल तक की बात की थी और आज के वीडियो में हम लोग राज्य की ओर बढ़ते हैं, राज्य मंत्रिपरिषद की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपके यहाँ पे लिखा हुआ मंत्रिपरिषद, राज्य की बात हम कर रहे हैं, तो कौन सा आर्टिकल है जिसमें राज्य में मंत्रिपरिषद की बात की गई है। आप सबको पता है कि प्रत्येक 5 वर्ष पर आपके यहाँ विधानसभा के चुनाव संपन्न होते हैं, है ना। कुछ मेंबर्स इलेक्ट होकर के आते हैं जिन्हें हम लोग एमएलए बनते हैं, एमएलए बोलते हैं। जो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या होती है उसके 15% सदस्यों को आपके मंत्रिपरिषद के रूप में नियुक्त किया जाता है। मतलब वो निर्वाचित होकर के एमएलए के रूप में आते हैं, जिनकी नियुक्ति राज्यपाल मंत्रियों के रूप में करता है और उन्हीं के समूह को हम लोग मंत्रिपरिषद बोलते हैं। तो किस आर्टिकल में मंत्रिपरिषद की बात की गई है, तो संविधान के अनुच्छेद 163 किसमें 163 में मंत्रिपरिषद की बात की गई है। अब मंत्रिपरिषद उसका कोई नेता होता होगा, तो आप सबको पता है कि जो बहुमत दल होता है चुनाव में, जिस भी दल को बहुमत मिलता है उसका जो नेता होता है वो मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाचित होता है। तो अनुच्छेद 164 जो होता है वो मुख्यमंत्री के बारे में बताता है, जो कि राज्यपाल के नियुक्त होता है एमएलए के रूप में और इसकी राज्यपाल क्या करता है, मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति कर देता है, इनको शपथ दिलाता है मुख्यमंत्री के रूप में। और राज्य में एक महत्वपूर्ण पद होता है आपके महाधिवक्ता का, जो क्या होता है राज्य का प्रमुख वैधानिक सलाहकार होता है। क्या होता है ये महाधिवक्ता, जो कि सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होता है राज्य सरकारों का। तो किस अनुच्छेद में उसके बारे में बात की गई बेटा, आर्टिकल नंबर 165 में, यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 164, महाधिवक्ता अनुच्छेद 165, मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 163। यानी मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता। आप जब क्वेश्चंस को अपने प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको अधिकतर यही से क्वेश्चन मिलेंगे। फिर मैं बात करता हूँ राज्य विधानमंडल की। अब जब आपके सामने राज्य विधानमंडल लिख करके आए तो एक चीज समझिएगा कि राज्य विधानमंडल में क्या क्या चीजें सम्मिलित हैं। तो मैंने आपकी ऑफलाइन क्लासेस में कई बार आपको बताया है कि राज्य विधानमंडल की जब भी आपसे बात होगी तो ये आपका राज्यपाल महोदय प्लस विधानसभा और इसके साथ साथ विधान परिषद, इन तीनों को मैंने कई बार आपको ऑफलाइन क्लास में बताया है। विधानसभा जो है ये आपका अनिवार्य होता है, क्या होता है, एसेंशियल हाउस, अनिवार्य सदन। ये आपका विधान परिषद जो है ये ऐच्छिक सदन है, यानी राज्य सरकारें चाहे तो इसको अपने यहाँ स्थापित करें, चाहे तो विघटित कर दें। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, यानी राज्य विधानमंडल का अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में विधानमंडल के बारे में बात की गई है, आर्टिकल नंबर 168 में। किस पे बात की गई है, 168 में। किस आर्टिकल में आपके विधान परिषद के बारे में के गठन या विघटन की बात की गई। देखिए ध्यान से देखिएगा, लिखा है गठन या विघटन। तो मैंने बोला विधान परिषद जो आपका है वो ऐच्छिक सदन होता है। राज्य सरकारें चाहे तो उसका अपने यहाँ निर्माण कर सकती हैं, चाहे तो उसको समाप्त कर सकती हैं। तो किस अनुच्छेद में बेटा ये बात की गई है, 169 में गठन या विघटन की बात की गई है। फिर हम बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ विधानसभा है उसकी संरचना क्या होगी। अब संरचना का मतलब सदस्य संख्या क्या होगी, सदस्यों की का निर्वाचन कैसे होगा, है ना, कौन उसको सदन को चलाएगा, संरचना का मतलब ये सब होता है। तो अनुच्छेद 170
170 वो किसके बारे में बताता है हमको? विधानसभा की संरचना के बारे में बताता है कि एक्चुअल में विधानसभा जो हमारे राज्य में स्थापित होगा उसकी संरचना क्या होगी, किस तरह से जो विधान सभा हमारी है उसकी कार्यवाही होगी, कितने सदस्य होंगे, सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, निर्वाचन कितने समय के लिए होगा, ठीक। और 171 किसके बारे में बताता है हमको? विधान परिषद की संरचना के बारे में बताता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 171। विधान परिषद संरचना मतलब कि विधान परिषद की सदस्य संख्या क्या होगी, सदस्यों का जो निर्वाचन होगा वो कैसे होगा, कितने वर्ष के लिए होगा, किस रीत से उनको हटाया जाएगा। तो ऑफलाइन क्लासेस में मैंने जब आपको पढ़ाया है तो इनके बारे में सेपरेटली बता दिया है, और ऑनलाइन वीडियो जो आपके हमारी जब सेपरेट वीडियोस आपका मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता, विधानमंडल, इन सबका अलग अलग सेपरेट वीडियो आएगा तो ये सारी बातें बहुत क्लियरली बेटा आपको बताई जाएंगी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जितनी आसान भाषा में संभव है हम आपको अपनी चीजें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो मैंने अभी आपसे बात की एक मंत्रिपरिषद की और दूसरा राज्य विधानमंडल की। तो 163, 164, 165 याद कैसे करना है? आपको रिकॉल करना है बार बार। 163, 164, 165, 163 मंत्रिपरिषद, 164 मुख्यमंत्री, 165 महाधिवक्ता। राज्य विधानमंडल, विधानमंडल में क्या क्या होता है? राज्यपाल महोदय होते हैं, विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है। कहाँ पर राज्य विधानमंडल की बात की गई? तो अनुच्छेद 168 168 में राज्य विधानमंडल की बात की गई है। 169 विधान परिषद के गठन या विघटन की बात की गई है। 170 और 171 में इन दोनों सदनों की संरचना की बात की गई है कि क्या संरचना होगी, क्या सदस्य संख्या होगी, कैसे इनका निर्वाचन होगा। तो आपने अभी तक विधायिका की बात कर ली, राज्य की विधायिका क्या होगी। अब राज्य में न्यायपालिका का स्तर क्या होगा, तो आइए उसकी ओर बढ़ते हैं हम लोग बेटा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जितनी बातें आपको बता रहा हूँ आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, मैंने पहले ही बोल दिया है कि जितना ज़्यादा संभव है उतना ज़्यादा मैंने इजी बनाने की कोशिश की है। पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपको पता है कि राज्य की अगर न्यायपालिका की बात करें, राज्य की न्यायपालिका की, तो राज्य न्यायपालिका का जो सबसे बड़ा संवैधानिक ग्रंथ होता है वो हमारा उच्च न्यायालय होता है, जिसको लोग क्या बोलते हैं? हाई कोर्ट बोलते हैं। तो अनुच्छेद 214 क्या बोलता है कि राज्यों हेतु उच्च न्यायालय। ध्यान रखिएगा कहाँ पर व्यवस्था की गई उच्च न्यायालयों की? तो अनुच्छेद 214 के अंतर्गत 214 ये बोलता है कि जो हमारे स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, उनके लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अब उच्च न्यायालय होगा, 214 ने बताया कि उच्च न्यायालय होगा, तो फिर हमारे अनुच्छेद 216 में क्या किया गया कि उसके गठन की व्यवस्था की गई। कैसे हम उसका निर्माण करेंगे? किसका? उच्च न्यायालय का। ये किस आर्टिकल में बताया गया? अनुच्छेद 216 में। और फिर 231 में क्या बोल दिया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक उच्च न्यायालय। ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछते हैं कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत हमारे न्यायपालिका में व्यवस्था की गई है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। तो अनुच्छेद 231 में व्यवस्था की गई है। यानी 214 क्या बोलता है? जब आपसे पूछा जाए कि यह कहाँ कहा गया है कि उच्च न्यायालय भारत के प्रत्येक राज्य के लिए होगा, 214। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय के गठन की बात की गई है? 216। और किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि प्रत्येक 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? तो अनुच्छेद 231 में कहा गया है। तो अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपके बोर्ड से हट जा रहा हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ऐसे में डाल रहा हूँ। इसके बाद बस बहुत कम अनुच्छेद बेटा आपके बच्चे हैं जिनके बारे में हमें अभी चर्चा करनी है या आपको बताना है। हम केंद्र राज्य संबंध के बारे में बात करेंगे, राजभाषा आयोग के बारे में बात करेंगे, हम ओबीसी आयोग के बारे में बात करेंगे, यानी उन सब चीजों के बारे में जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पुट अप होते हैं। मैं वही पार्ट टच करूंगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, है ना, और नौकरी लीजिए। ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इसेंशियल पार्ट ऑफ ऑल लाइफ। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है? अगला टॉपिक हमारा है केंद्र राज्य संबंध, सेंट्रल और स्टेट रिलेशन। केंद्र राज्य संबंध। आपको पता है हमारे यहाँ क्या व्यवस्था है? हमारी एक गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पर है और दूसरी किस लेवल पे है? स्टेट लेवल पे, राज्य पे है। सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट है क्या करती है? पूरे होल कंट्री, यानी इसके द्वारा जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं पूरे भारत पे लागू होते हैं, कुछ अपवादों को छोड़ करके। मगर जो राज्य सरकार आपके
नियम कानून बनाती है उसके जो नियम और कानून होते हैं वो राज्य की जो सीमा क्षेत्र होगी, यानी अगर ये यूपी है तो इसका जो सीमा क्षेत्र है ये इस पर लागू होगा, यह सबको पता है। लेकिन केंद्र और राज्य के आपस में कुछ संबंध होते हैं, यानी राज्य कुछ चीजों के लिए केंद्र पर डिपेंड करता है। हम कुछ करों की बात कर लें, कुछ कानूनों की बात कर लें। केंद्र सरकार को ये पावर होता है कि जो हमारी स्टेट लिस्ट दी गई है, स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची, उसके आधार पर राज्य के लिए वो कुछ विशेष कानून बना सकता है जो राज्य की व्यवस्थाओं पे लागू होते हैं। तो हम उन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि वो कौन कौन से कानून है, कौन कौन से नियम हैं जो केंद्र और राज्य के संबंध को, कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो केंद्र और राज्य के संबंध को दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है अनुच्छेद 249। कौन सा आर्टिकल बेटा? 24 लिखते रहेगा आप लोग, मैं बोलूंगा भी और लिखूंगा। अनुच्छेद 249 249। तो 249 क्या बोलता है? मैंने भी आपको क्या बताया? 249। 249 क्या बताता है? 249 कहता है कि राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून, किस पर? राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून, केंद्र द्वारा कानून, यानी राज्य सूची के जो विषय दिए गए हैं, अगर केंद्र सरकार को लगता है इस पर किसी भी विषय पर उसके द्वारा कानून बनाना अनिवार्य है तो वो कानूनों को बना सकता है। वो अनुच्छेद कौन सा आपका है? 249। फिर दिया गया है 262 नदी जल विवाद। आपको पता है कई राज्यों में आपस में नदी जल विवाद को लेकर के बहुत सारे विवाद चल रहे हैं, नदी के जल के बंटवारा को लेकर के। और ये क्वेश्चन आपके बेटा यूपीपीएससी और आरओ की लोग तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी एंड आरओ, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन पुटअप होता है। नदी जल विवाद किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 262 में। फिर आता है 263 अंतरराज्यीय परिषद। अंतरराज्यीय परिषद कुछ काउंसिल्स आपकी बनाई जाती हैं, उन काउंसिल्स के बारे में किसमें बात की गई है? अनुच्छेद 263। बेटा इन सब टॉपिक के वीडियोस आपको, शॉर्ट वीडियोस आपको मिलेंगे। नदी जल विवाद क्या है, अंतरराज्यीय परिषद क्या है, राज्य सूची में कौन कौन से विषय, सब आपके 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो इन्हीं सीरीज में छोड़े जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमें क्या बात करनी है कि वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचना है, इसलिए हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि किस अनुच्छेद में क्या बात की गई है। अनुच्छेद 263 अंतरराज्यीय परिषद के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 266 ये किसके बारे में बात करता है? संचित निधि। किसके बारे में? संचित निधि के बारे में। इसके बारे में बात करता है संचित निधि के बारे में, जो सरकार के पास कोष होता है। और 267 किसके बारे में बात करता है? आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि अब ये कैसे याद करेंगे आप लोग? तो संचित निधि के साथ में आकस्मिक निधि, नदी जल विवाद के साथ में अंतरराज्यीय परिषद। 262 नदी जल विवाद, 263 अंतरराज्यीय परिषद, 266 संचित निधि, 267 आकस्मिक निधि, यानी 66, 67, 62, 63। याद करने का तरीका बेटा ये होता है। देखिए पढ़ने के लिए हम जब खुद से ट्रिक्स बनाते हैं, बार बार चीजों को रिकॉल करते हैं, तो बहुत आसान बेटा हो जाता है। मैं भी आपकी तरह विद्यार्थी हूँ, है ना, थोड़ा आपसे ज्यादा पढ़ा है तो आपको जो सीखा वही बता रहा हूँ, है ना। कोई भी व्यक्ति जो आपको पढ़ाने आता है वो ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ा ज्ञाता हो, सिर्फ और सिर्फ उसने थोड़े एफर्ट आपसे ज्यादा किए जो करके आपको चीजों को बता रहा और खुद सीख रहा है। यानी हम भी अभी किस प्रक्रिया में है? सीखने की प्रक्रिया में। ओके बेटा, तो ये 267 तक हमने बात कर ली। फिर आता है आर्टिकल नंबर 280। कौन सा? 280। और 280 किसकी बात करता है? 280 बात करता है वित्त आयोग, फाइनेंस, इसकी फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। कौन बात करता है? 280 वित्त आयोग की बात करता है। 312 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। 312 किसकी बात करता है? आर्टिकल नंबर 312 बात करता है अखिल भारतीय सेवाओं की। किसकी? अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा। आप लोग सब यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, है ना, आईएएस बनने का सपना आप सबके नजरों में चलता है, चमचमाती हुई नीली बत्ती आपको नजर आती है। डीएम बनना चाहते हैं, एसपी बनना चाहते हैं, है ना, आईपीएस बनना चाहते हैं। तो 312 में आपके अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बात की गई है, ठीक है ना। अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी होगी वो बताया गया है 312 में। और 315 क्या करता है? 315
ये आपकी किसकी बात करता है? संघ लोक सेवा आयोग की, जो आपकी क्या कराता है? यूपीएससी, जो आपकी ये भर्तियां कराता है, संघ लोक सेवा आयोग जो ये सारी भर्तियां कराता है। ठीक, तो आपसे कोई पूछा जाए कि भैया आईएएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं आप, है ना, आईएएस बनना चाहते हैं, बताइए जरा यूपीएससी की बात किस आर्टिकल में की गई है? तो आप मुस्कुराते बताएंगे अनुच्छेद 315 में। और फिर बोला जो आपकी भैया जी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, यूपीएससी की परीक्षा कराता है, उनकी बात किस आर्टिकल में कर दी गई है? तो आर्टिकल नंबर 312। तो 312 अखिल भारतीय सेवा, 315 संघ लोक सेवा आयोग जो आपकी भर्ती आयोजित कराता है, जो आपको आईएएस बनाता है। याद रखिए दोस्तों, थोड़ा एफर्ट के साथ में आप भी अपने चमचमाते हुए सपने को पूरा कर सकते हैं। कठिन है लेकिन असंभव नहीं। तो मैं इसे मिटा रहा हूं, अगर आप चाहें तो आप फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं आगे बढ़ता हूं, बस 10 मिनट का खेल और बचा हुआ है, फिर आपके महत्वपूर्ण अनुच्छेद की जो है पार्ट 3 का सीरीज है ये खत्म हो जाएगा। ओके, इतनी ही बातें आपकी हैं, बस बहुत बहुत लिमिटेड आपके वाइटकस बचे हैं। तो मैं इसको मिटाता हूँ, और मिटाने के बाद में गिने चुने आपका निर्वाचन आयोग, SC/ST आयोग, एंग्लो इंडियन, ओबीसी, इन सब के बारे में एक एक दो अनुच्छेद हैं, उनकी भी आप सूची बना लीजिए, जिससे आने वाली परीक्षा में आप जबरदस्त परफॉर्म करके आए और अच्छा रिजल्ट लेकर आए। जब आप अच्छा रिजल्ट लाएंगे, नौकरी करते हुए मिलेंगे, हमें भी अच्छा लगेगा, है ना। हम सबको यही करना है, हम लोगों की मंजिल एक है, मेहनत अपने अपने स्तर से बेटा करनी है। ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा फोकस करके किसी भी कंपटीशन को बहुत आसानी से बीट कर सकते हैं। द 6 month ऑफ फोकस ऑन एनीथिंग, आप कुछ भी करना चाहें, अगर अपनी लाइफ के आप 6 month डिवोट कर देते हैं तो वो चीज़ आपके पास बहुत आसानी से आ जाती है, और आपको ये सुनहरा मौका मिला है खुद को प्रूव करने का। चलिए हम टॉपिक पे अपने वापस आते हैं। अब हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग की। देखिए आजकल चुनाव चल रहा है ना। निर्वाचन आयोग बड़ा एक्टिव आपका है। आपके उत्तर प्रदेश में पंचायती राज चुनाव हो रहा है, पश्चिम बंगाल में आपके चुनाव चल रहे हैं। तो हम निर्वाचन आयोग की बात करते हैं। आपको पता है कि यह स्वतंत्र संस्था होती है, अखिल भारतीय संस्था स्वतंत्र संस्था है ना। जो क्या इसका कार्य क्या होता है? चुनाव संपन्न कराना। राज्यों के लिए आपका अलग निर्वाचन आयोग, उसको राज्य निर्वाचन आयोग बोलते हैं, इंग्लिश में से इलेक्शन कमीशन बोलते हैं। तो किस अनुच्छेद में अगर हम बात करें तो कब इसका गठन हुआ था? तो 25 जनवरी, कब? 25 ऑफ जन 1950, 1950, 25 ऑफ जन 1950 को इसका गठन किया गया। कब गठन किया गया है? 25 जनवरी 1950 को ये स्टैब्लिश किया गया आपका क्या? निर्वाचन आयोग। ठीक है ना। अब निर्वाचन आयोग आपका स्टैब्लिश किया गया है 25 जनवरी 1950 को। तो आखिर संविधान के किस अनुच्छेद में हम लोगों ने निर्वाचन आयोग की बात की है? तो वो अनुच्छेद आपका है 324, आर्टिकल नंबर 324, अनुच्छेद संख्या 324 आपका है, जो निर्वाचन आयोग के विषय में बात करता है। अब आप देखिए, थोड़ी सी भी क्यूरियोसिटी आपके अंदर है, तो मैंने बोला कि चुनाव चल रहे हैं, अपने बुक उठाइए, निर्वाचन आयोग के बारे में फटाफट पढ़ डालिए। भाई कितने सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, कितने मेंबर्स होते हैं, कितना कार्यकाल होता है, कैसे उनको उनके पद से हटाया जाता है। हालांकि मेरा वीडियो इस टॉपिक पर मेरा वीडियो रिलीज होगा, हो सकता है आज रिलीज हो या कल रिलीज हो, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या होगा कि निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? 25 जनवरी 1950 को। किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर किया गया? तो अनुच्छेद 324, आर्टिकल नंबर 324 के अंतर्गत आपके जो निर्वाचन आयोग का है उसकी व्यवस्था की गई। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं SC/ST, है ना। आपको पता है कि आपके यहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था हमारे यहाँ की गई है। अगर आपने लिख लिया तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। हमारे यहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है, आप सब जानते हैं, है ना। थोड़ा सा बात करते हैं कि SC/ST हम आंध्र भारतीय, है ना, SC/ST और आंध्र भारतीय, ठीक। तो कहाँ पर हम देखते हैं सब कॉन्स्टिट्यूशन में इनके विषय में क्या व्यवस्था की गई है आरक्षण के बारे में? तो SC/ST के बारे में अगर हम बात करें अपने विधायिका में, है ना, क्या क्या व्यवस्था की गई? तो सबसे पहले आर्टिकल नंबर 330, अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 क्या बोलता है कि जो लोकसभा हमारी क्या है? लोकसभा, LS स्टैंड फॉर लोकसभा। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु आरक्षण, लोकसभा में SC और ST के लिए आरक्षण, SC/ST हेतु आरक्षण। बेटा ये मेरी आवाज सुन करके आप लोग अगर लिखते रहेंगे डिक्टो तो बहुत अच्छा आपके लिए होगा, और सुन करके
बोर्ड पर तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन अगर सुन करके लिख रहे हैं और आप जो नोट्स मेंटेन कर रहे हैं, मैं गारंटी देता हूँ बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं तो आपको ब्रीफ इंट्रो जो है ये सारे आर्टिकल्स में मिल जाएंगे। आप जब वहाँ पे जाकर के आप पढ़ाई करेंगे तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा, ठीक है ना। तो लिखते रहिएगा साथ में। आर्टिकल 330 लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। 331 क्या बोलता है? 331 क्या बोलता है? एंग्लो इंडियन। लेकिन ये व्यवस्था समाप्त की जा चुकी है, पता है आपको। अगर आप करंट बोलते हैं तो 2020 तक के लिए था, समाप्त हो गया ये। 331 एंग्लो इंडियन के बारे में बात करता था कि 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति की जाएगी, है ना। फिर 330 331 ये लोकसभा हो गया। अब बात करते हैं हम 332 और 333। 332 332 एंड 333 333। देखिए 30 31 लोकसभा में SC ST आरक्षण और लोकसभा में एंग्लो इंडियन, ये क्या है? समाप्त कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, करंट आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो, ठीक है ना। 332 क्या बोलता है कि विधानसभा में, इसमें विधानसभा, यहाँ पर लोकसभा थी, यहाँ पर विधानसभा, यानी हम राज्य में पहुंच गए। विधानसभा में SC ST हेतु आरक्षण, ठीक। यहाँ पर 330 31 लोकसभा, 332 33 विधानसभा, और ये क्या बोलता है? 33 एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन कहाँ पर? स्टेट असेंबली में, ठीक, राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल द्वारा। लेकिन ये व्यवस्था क्या है कि समाप्त हो चुकी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, करंट आप लोग अपडेट करिएगा। 330 31 लोकसभा में SC ST आरक्षण, 332 33 विधानसभा में एंग्लो इंडियन और SC ST आरक्षण। ज्यादा महत्वपूर्ण आपका 330 और 332 है। 330 लोकसभा, 332 विधानसभा, ठीक है ना। अब इसमें क्या किया गया है, तो ये तो आपने पढ़ लिया। फिर 335 335 क्या बोलता है? 335 सेवाओं हेतु विशेष प्रावधान, यानी जो सरकारी सेवाएं होंगी उनमें जो कुछ छूट वगैरह दी गई है, सेवाओं हेतु विशेष प्रावधान। तो इन सब के विषय में आप सब जानते हैं अधिकतर कहाँ कैसे छूट मिलती है, विशेष प्रावधान। तो वो आर्टिकल कौन सा है? दैट इज 335 अनुच्छेद 335। और अब जो मैं लिख रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 338 एंड 338 ये दो। 338 क्या बोलता है बेटा? 338 बोलता है SC आयोग। क्या बोलता है? SC शेड्यूल कास्ट जो आपकी है उनके लिए जो कमीशन बनाया गया है, आयोग बनाया गया है। और 338 क्या बोलता है? ST आयोग। ये बेटा आप लोग ध्यान रखिएगा। 338 SC आयोग, 338 ST आयोग। ये क्वेश्चन कई बार बेटा आपसे पूछा गया है यूपी की परीक्षाओं में, है ना, और बाकी आपकी जो यूपीपीएससी की परीक्षाएं होंगी। तो देखिए ध्यान से, 330 लोकसभा में SC ST आरक्षण, 332 विधानसभा में SC ST आरक्षण, 335 सेवाओं हेतु विशेष प्रावधान, 338 SC आयोग, 338 ST आयोग। जो क्या करता है, SC ST आयोग के विषय में कुछ रूल्स और इनमें क्या किया गया है, मतलब SC और ST जात के जो लोग हैं उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो ये आयोग उनके हितों की रक्षा करने का काम करता है, ठीक। बाकी अगर कभी आपसे कोई पूछे एंग्लो इंडियन के लिए, तो आपने देखा है यहाँ पर 331 और 333 तो स्पेशल आर्टिकल आपके एंग्लो इंडियंस को लेकर के हैं। बस सिर्फ 4 पॉइंट आपके बेटा और बचे हैं, मैं उन पर भी बात कर लूँ, फिर ये वीडियो आपका वाइंड अप करते हैं। इट विल टेक ओनली 5 to 6 मिनट्स में, ओके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। बहुत आसान भाषा में चीजें आपको बताई जा रही है, इससे आसान भाषा में कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन कब? जब आप बराबर नोट्स बना रहे होंगे तब। अगर आप नोट्स बराबर नहीं बना रहे हैं तो इसका जो यहाँ पर मैं मेहनत कर रहा हूँ या फिर आप बैठ के जो वीडियो देख रहे हैं उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, साथ साथ नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। लिखने की आदत डालिए, क्योंकि अभी आप जब भी कोई बड़ा एग्जाम देंगे तो वहाँ पर लिखने ज़्यादा आपको लिखना ही पड़ेगा। जैसे मैंने अभी आपसे बोला कि अखिल भारतीय सेवाएं, तो आपके मन में कई बार बहुत से बच्चे होंगे जो आज वीडियो को देख रहे हैं और वो जब किसी IAS को IPS को, है ना, देखते होंगे तो उनके मन में भी आता होगा काश मैं, तो वो मैं आप हो सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा 6 मंथ ऑफ फोकस, 6 महीने के फोकस में वो मैं जो आप काश की बात करें उस काश के आप पहुँच सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तब। करना क्या होगा कि सिर्फ फोकस करना होगा, आपको एक बेहतरीन समय देना होगा, योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाई करनी होगी और
अगला व्यक्ति आपको जो भी बात बता रहा है उसको ध्यान से सुनना, उसकी जो बातें अच्छी लगे उसको आप पॉजिटिव में लीजिए, अगर अच्छी नहीं लग रही है उसको आप वहीं पर छोड़ दीजिए। तर्क मत करिए। तर्क करने की क्षमता क्या करती है, तर्क करने का मतलब बेवजह तर्क मत करिए, वो आपकी सोचने की क्षमता को कम करती है। तो मैंने आपसे निर्वाचन आयोग की बात कर ली, SC ST की बात कर ली, अब आता है OBC अदर बैकवर्ड क्लास, है ना। किस आर्टिकल में इनके लिए व्यवस्था की गई है, तो वो व्यवस्था आपके आर्टिकल नंबर 340 में की गई है। किसमें? 340 में। किसके बारे में व्यवस्था की गई है? अदर बैकवर्ड क्लास के बारे में। कहाँ पर व्यवस्था की गई? अनुच्छेद 340 में। और फिर आपका आता है राजभाषा। मैंने बोला था कि बस वाइंड अप करना है मेरे को। राजभाषा, यहां से बेटा क्वेश्चन एवरी टाइम पुट अप होता है, हर बार। तो राजभाषा क्या है? आर्टिकल नंबर 343 किसके बारे में बात करता है? ये राजभाषा के बारे में बात करता है, ठीक है ना। और अब आता है आपका इमरजेंसी यानी आपात उपबंध। क्या आता है? आपात उपबंध के बारे में बात की गई। किसके बारे में बात की गई है? आपात उपबंध। इमरजेंसी प्रोविजंस क्या क्या है देखिए आप लोग, इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। 352 कई बार मैंने आपको बताया, 352, 356 और लास्ट क्या है? 360। क्या है बेटा? 360। ये तीनों आर्टिकल तो आपको एकदम रट लेने चाहिए। इन तीनों को अगर आपने रट लिया तो आपके एक नंबर एकदम शेड्यूल्ड है, मतलब मिलना ही मिलना, क्योंकि कोई भी एग्जाम होगा आपातकाल से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। तो आपका 352 किसके बारे में बताता है? राष्ट्रीय आपात के बारे में। किसके बारे में बेटा? राष्ट्रीय आपात। कोई बाह्य आक्रमण हो जाए, कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाए बहुत बृहद स्तर पर, तो जब राष्ट्रपति क्या करे? राष्ट्रीय आपात का अनुच्छेद 352। 356 क्या बोलता है? राष्ट्रपति शासन। आपके प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था जो है वो ध्वस्त हो जाए, यानी कोई ऐसी व्यवस्था आ जाए जहां पर प्रदेश आपका जो है वो उसको नियंत्रित करने में सक्षम ना हो, तो क्या करता है? वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और अगर आपके देश में कभी पैसे रुपए की कमी हो जाए तो वो वित्तीय आपात है। इन तीनों आपातों से आपका क्वेश्चन बेटा हमेशा पुटअप होता है। सो प्लीज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, note down it properly and learn it properly. Not only this, all whatever I have told you till now from part 1, part 2 and part 3, this all are very important and influential for your future. You all are needed to write it and learn it as I have told you. And the last article, that is 368, है ना, 368 368, ये क्या बताता है? संविधान संशोधन के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? संविधान संशोधन। ये व्यवस्था कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई व्यवस्था संविधान को संशोधित करने की। आप सबको पता होगा संविधान संशोधन के बारे में बताता है। ये साधारण बहुमत के द्वारा हम लोग संविधान में संशोधन कर सकते हैं, 2/3 बहुमत के द्वारा संविधान में संशोधन कर सकते हैं, 2/3 बहुमत एवं राज्यों की विशेष अनुमति के द्वारा संविधान में संशोधन हम लोग कर सकते हैं। अनुच्छेद 370 के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बड़ा चर्चित रहा है। जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान था जो कि समाप्त कर दिया गया 2019 में। और अनुच्छेद नंबर 395 ये आपका क्या है? निरस्त कर दिया गया है। तो ये आपके 1 से लेकर 395 तक महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की सीरीज थी जो आज आपकी समाप्त होती है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये अनुच्छेद जितने मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में आज आपको बताए हैं, इनको आप डिक्टो लर्न कर लीजिए। लर्न करने के बाद में आप कोई भी सेट पेपर सॉल्व करिए, आई कैन गारंटी कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इन्हीं आर्टिकल से मिलेंगे। आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, आप SSC दे रहे हैं, SI का दे रहे हैं, PCS का दे रहे हैं, UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फॉर व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग, these all articles will help you. Okay, so it's my humble request, please note down all the articles, maintain your notes, try to write down each and every article what I have explained over here. It will be helpful for you. Thank you class, have a good day, be safe from COVID. Thank you.